सावन मास के पहले सोमवार के अवसर पर संस्कारधानी के शिव मंदिरों में सुबह से देर रात तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी रहा। इसी कड़ी में सावन महोत्सव के तहत गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में गुप्तेश्वर भगवान का पुष्प श्रृंगार किया गया। भक्तों ने भगवान गुप्तेश्वर महादेव के पुष्प श्रृंगार के दर्शनों का लाभ लिया और भगवान का पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित किया। सावन मास के प्रथम सोमवार को पूरी संस्कारधानी शिवमय हो गई। मंदिरों से लेकर शिवालयों और देवालयों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। प्रथम सावन सोमवार को मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। इसी कड़ी में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में गुप्तेश्वर महादेव भगवान का पुष्पों से श्रृंगार हुआ। श्रद्धालुओं ने भगवान गुप्तेश्वर महादेव के पुष्प श्रृंगार के दर्शनों का लाभ लिया। इसके साथ ही शिव भक्तों ने भगवान का पूजन और आरती करके धर्म लाभ की प्राप्ति की। का पहला सोमवार है और आज हम गुप्त महादेव के दर्शन करने आए। आज का श्रृंगार बहुत ही सुंदर और बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। गुप्तेश्वर मंदिर में है, यहाँ इतना भव्य तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। महादेव का फूलों से श्रृंगार हुआ है, इतना अच्छा माहौल है, भजन चल रहे हैं, आरती हो रही है, डमरू से भोलेनाथ का स्वागत हो रहा है। हम यहाँ कई सालों से सेवा कर रहे हैं। हम लोग नर्मदा जी से जल लाकर यहाँ अभिषेक करते हैं और यहाँ सावन का पहला सोमवार है, बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और यहाँ हर साल ऐसे ही होता है। यहाँ शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है हमेशा। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु सावन महोत्सव धूमधाम के साथ मनाते हैं। मंदिर में प्रतिदिन भगवान का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। ये सिलसिला पूरे सावन मास चलता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक उर्दू शाला को तोड़कर संजीवनी क्लिनिक बनाए जाने का क्षेत्रीय लोग विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय जनों ने महापौर को पत्र सौंपकर मांग की है कि संजीवनी क्लिनिक अन्य जगह बनाई जाए, स्कूल भवन को तोड़ा ना जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड के निवासियों ने एक पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपकर मांग की है कि शासकीय कन्या उर्दू शाला भवन को तोड़कर संजीवनी क्लिनिक बनाया जाना उचित नहीं है। कन्या शाला में करीब 250 छात्राएं अध्ययन करती हैं। स्कूल भवन की मरम्मत की भी आवश्यकता है। समाज के लिए स्कूल और संजीवनी क्लिनिक दोनों ही जरूरी हैं। राज्य शासन की योजना जो संजीवनी क्लिनिक की है, उसका निर्माण कार्य स्कूल तोड़ के किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए थे महापौर जी को कि हमारा स्कूल है, वहाँ पर पूरे मुस्लिम क्षेत्र में कन्या शाला एक ही है उर्दू, इसमें लगभग 250 बच्चियाँ भी अध्ययनरत हैं। उसको तोड़कर बनाना कहाँ तक उचित है। इसी बात को लेकर नगर निगम महापौर जी को, कमिश्नर आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे स्कूल को ना तोड़ा जाए। संजीवनी क्लिनिक का विरोध नहीं है, शासन का वो है, योजना है। अब और भी जगह कई पड़ी है हमारे इलाके में, वहाँ पर उसका निर्माण कराया जाए जिससे आने वाले दिनों में बच्चों का भविष्य न खराब हो। इस वजह से वो लेकर नगर निगम महापौर को ज्ञापन दिया। नगर निगम महापौर का ये कहना है कि ठीक है, उसमें बैठ कर अपन चर्चा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि बच्चों का स्कूल न टूटे, उनका भी मंशा है कि बच्चों का कोई नुकसान हो भविष्य में, उसको देखते हुए जो निर्णय लेंगे बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए लेंगे। सौंपे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए शासकीय स्कूल को बंद करने की साजिश नजर आ रही है। लिहाजा योजना पर पुनः विचार कर नवीन स्थान पर संजीवनी क्लिनिक बनाई जाए। 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट और 4 पहिया वाहन बिना सीट बेल्ट लगाए चलाते पाए जाने पर अब चालान कटना निश्चित है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे 2 माह यानी 9 सितंबर तक हर थाना स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को गति देने और आगामी त्योहार के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एसपीटी के विद्यार्थी ने अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली और उचित दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर पूरे प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन कर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते पाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग सख्ती करने वाला है।
खास तौर पर बिना हेलमेट धारण किए 2 पहिया वाहन चलाने वाले और बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिए हैं। ये अभियान आगामी 9 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान को गति देने के लिए एसपीटी के विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में यातायात विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेजों, मोहल्लों और कस्बों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए और यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहन चालकों पर सख्ती की जाए। बैठक में मौजूद एडिशनल एसपी यातायात प्रदीप शिंदे ने बताया कि अभियान के तहत जहां जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी की जाएगी। शहर के सभी क्षेत्रों में यातायात की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत है और इसी के संबंध में जो हेलमेट अभियान है हमारा, जो बाइक राइडर्स हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध, जो गाड़ी चलाने वाले हैं सीट बेल्ट नहीं बांध रहे हैं या नंबर प्लेट उनका सही नहीं है, ओवर लोडिंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाना है। और साथ ही जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स का वायलेशन करते हैं उनके विरुद्ध भी अपनी कार्रवाई करनी है। निरंतर इसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जाना है। इसके लिए हम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और दूर दराज के एरिया में जाकर के और स्कूलों में हमारी यातायात की टीम को भेज करके लोगों को यातायात के नियमों के प्रति अवेयर करने का कार्य कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी और कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रतिवेदन के तौर पर मुख्यालय भेजी जाएगी। सिविक सेंटर में सड़क पर पार्क किए जाने वाले वाहनों के कारण दिन भर आवागमन बाधित रहता है। क्षेत्र में मल्टी स्टोरी पार्किंग व्यवस्था होने के बावजूद कारें सड़क पर खड़ी की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके पार्क की जा रही कारों की वजह से सिविक सेंटर की यातायात व्यवस्था चौपट है। सिविक सेंटर में स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई गई पजल पार्किंग मौजूद है, उसके बावजूद सड़कों पर वाहन पार्क किए जा रहे हैं। प्रशासन केवल नौदरा ब्रिज पे खड़े होकर चालान करता है और कुछ नहीं करता। ये गाड़ियाँ पूरी रोड पे खड़ी हुई है, ये पार्किंग तो है नहीं। एक आम आदमी को घूमने की और चलने की जगह है, पूरी पार्किंग बना दी है। सामने आगे चौपाटी है, परिवार को लेकर निकलते हैं, किसी काम से निकलते हैं तो जेडीए से नौदरा ब्रिज पहुंचने में 22 मिनट 25 मिनट का समय ख़राब हो जाता है। पूरी रोडें ब्लॉक रहती हैं, चीज़ें रहती हैं, पूरी गाड़ियां रोड पे खड़ी हुई हैं। अभी भी आप देखोगे जितने जेडीए कॉम्प्लेक्स के लोग हैं सबकी गाड़ियां पार्क हैं। अब गाड़ी पार्किंग क्लाइंट के लिए बनी है कि उनके लिए बनी, वो आज तक समझ में नहीं आया। जबकि आगे मल्टी लेवल पार्किंग जेडीए ने बनाई है, नगर निगम ने बनाई है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है उसका। केवल प्रशासन अपना पैसा खराब कर रही है और हम लोगों को मूर्ख बना रही है। निकलने में दिक्कत होती है आप लोगों को? आप टू व्हीलर आप पैदल निकल जाओ शाम को तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में। सिविक सेंटर में अतिक्रमणों और अवैध पार्किंग के कारण राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। गौरी घाट में खारी घाट होते हुए रेत नाकी तक की सड़क निर्माण का वादा अब तक अधूरा है। क्षेत्रीय लोगों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को पत्र सौंपकर उन्हें उनका वादा याद दिलाया और सड़क निर्माण की मांग की। गौरी घाट के कुछ युवाओं ने एक पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपकर मांग की है कि गौरी घाट में खारी घाट होते हुए रेत नाके तक की सड़क जल्द बनाई जाए, क्योंकि हजारों परिवार जर्जर सड़क की समस्या से परेशान हैं। सीवर लाइन के पाइप बिछाए जाने के बाद सड़क को कच्चा ही छोड़ दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। गौरी घाट से जो एक नया रोड बनने के लिए ज्ञापन दिया गया है, वर्तमान पिछले कई दिनों से उस रोड का इन्होंने बोला हुआ था कि हम इस रोड को बनाएंगे और अभी तक ये भूले बिसरे बैठे हुए थे। उसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाए। गौरी घाट वाया अपने जो रेत नाका से होते हुए नया रोड बनना है, उस रोड को बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। गौरी घाट से आए युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। उपनगरीय क्षेत्र रांझी के व्यापारियों को जल्द ही मुख्यमंत्री भूधारण अधिकार के तहत पट्टे प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में कैंट क्षेत्र के विधायक, व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं और इस योजना के तहत पट्टे वितरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
उपनगरीय क्षेत्र रांची के व्यापारियों को जल्द मुख्यमंत्री भूधारण अधिकार योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत व्यापारियों को भूधारण अधिकार पट्टा दिया जाएगा ताकि वे अपने प्रतिष्ठानों के मालिक बन सके। इस बैठक में जो है ये मालिक बने यहाँ के सभी हमारे व्यवसायी, उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना भूधारण अधिकार के अंतर्गत भूमि स्वामी बनने का, उसके बारे में विस्तार से आज जानकारी दी गई। उसमें 213 स्क्वायर फुट पर 5% कलेक्टर गाइडलाइन से राशि जमा करके व्यवसायी मालिक बन सकते हैं और उससे अधिक की जगह पर 1000 स्क्वायर फुट तक 50% कलेक्टर गाइडलाइन से भूमि स्वामी बन सकते हैं। इसको लेकर आज जानकारियां दी गई हैं। बहुत जल्दी सभी व्यापारियों ने इसमें खुशी जाहिर की। वन विभाग के द्वारा शनिवार को चंदन की लकड़ियों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ के बाद वन विभाग ने गिरोह में शामिल 3 और लोगों को चिन्हित कर लिया है। वन विभाग का अमला अब इन लोगों की तलाश में जबलपुर से लेकर गोटे गांव तक छापेमारी कर रहा है। शनिवार को वन विभाग की टीम ने शहपुरा वन परिक्षेत्र के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदन की लकड़ियों की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर ओमनी वैन से लाखों रुपए कीमत की 20 किलो चंदन की लकड़ियां बरामद की थीं। चंदन तस्करी के मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह में शामिल 3 और लोगों को वन विभाग ने चिन्हित किया है। हालांकि तस्करों के पकड़े जाने के बाद गिरोह के अन्य सदस्य अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन वन विभाग का अमला इनकी गिरफ्तारी के लिए जबलपुर से लेकर गोटे गांव तक छापेमारी का काम कर रही है। जबलपुर वन परिक्षेत्र के रेंजर अपूर्व प्रखर शर्मा ने बताया कि चंदन तस्करी के मामले में जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनमें से 2 जबलपुर और 1 गोटे गांव का रहने वाला है। पता चला कि कहाँ से लेके आए थे, कहाँ? सब गोटे गांव से ही लेके आए थे। अब चूँकि ये जो वाहन चालक थे इन लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लोग केवल डिलीवरी वाले थे, डिलीवरी बॉय जिसे कहते हैं। मुख्य आरोपियों को पकड़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ से वास्तव में कटाई की गई है, क्या गोटे गांव से कटाई की गई है या फिर कहीं सिवनी या कोई और अन्य जंगलों से तो नहीं की गई है। मुख्य आरोपियों की भी तलाश अभी चालू जारी है। सूचना जो हमको अभी तक प्राप्त हुई है पूछताछ में, उसके आधार पे इन लोग के घर और इनके दुकान या जहाँ पे भी रहते हैं उसका पता कुछ 2 लोगों का पता लग चुका है। वन विभाग को पकड़े गए आरोपियों से अन्य सुराग हासिल हुए हैं, जिसके बाद वन विभाग जल्द ही इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी कर सकता है। जिले में बीती मध्य रात्रि के बाद पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने गुंडों, बदमाशों, वारंटियों और अवैध कारोबार करने वाले लोगों के ठिकानों पर दबिश दी। जिले में बीती रात कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टीमें थाने स्तर पर गुंडों, बदमाशों, वारंटियों और अवैध कारोबार करने वालों के ठिकानों पर पहुंची। पुलिस ने चंद घंटों के इस अभियान के तहत 596 वारंटियों को पकड़ा। इस अभियान के तहत आधारताल पुलिस ने 5000 रुपए के फरार इनामी बदमाश अमित चौधरी को गिरफ्तार किया। अमित के विरुद्ध वर्ष 2022 में मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान 28 आरोपियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। मध्य प्रदेश में 1 जून से 10 जुलाई तक औसत से 13% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सामान्य से 18% अधिक बारिश अब तक दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर जबलपुर जिले में आगामी 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो जिले में 31 मिलीमीटर यानी 1 इंच से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सोमवार को दिन भर बादलों ने आसमान पर डेरा जमाए रखा। बीच बीच में हल्की बारिश भी हुई। जिले में अब तक कुल बारिश का आंकड़ा 332.2 मिलीमीटर यानी 13 इंच के पार पहुंच चुका है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 1 जून से 10 जुलाई के बीच सामान्य से 13% बारिश अधिक हुई है और पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 18% अधिक बारिश दर्ज की गई है। आगामी 4-5 दिनों तक प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।